चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। अरे पेन कहाँ गया? हिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन, कृषि का इतिहास। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने? अंग्रेज आ गए थे भारत, फिर अंग्रेजों ने 1871 में एक कृषि वाणिज्य एवं राजस्व मंत्रालय की स्थापना की। बाद में उन्हीं अंग्रेजों ने 1881 में उस कृषि वाणिज्य एवं राजस्व मंत्रालय में से कृषि विभाग को अलग कर दिया। तो प्रश्न आता है कि स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1881, है ना। फिर 1901 में प्रोफेसर दास्तूर और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों को अपन बुला के लाए। 1901 टीजे बुरेल, फिर तो वो सब छोड़ देते अपन। 1905 में, है ना, एक यूएसए का दानदाता था, उसका नाम था हेनरी फिलिप। क्या नाम था बेटा? उस हेनरी फिलिप ने 30,000 ब्रिटिश पाउंड दान में दिए और उससे फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना की। किसकी स्थापना की बेटा? है ना, हेनरी फिलिप नाम के दानदाता ने 1905 में फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना की। पूसा, उस समय दरभंगा जिला था, है ना, बिहार। अब हो गया है वो पूसा समस्तीपुर, बिहार। यही फिफ्थ प्रयोगशाला आगे जाके IARI के नाम से जानी गई। तो फिफ्थ प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1905। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कब स्थापित हुआ? 1905। एक ही संस्थान है, नाम दो, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। है ना। तो IARI की स्थापना कब हुई बेटा? 1905, पूसा समस्तीपुर, बिहार। 1934 में बाढ़ आ गई, तो ये पूरा संस्थान जो है ये नष्ट हो गया, है ना। बाढ़ और भूकंप के कारण तहस नहस हो गया। फिर 2 साल बाद 1936 में इसको कहां ले गए? नई दिल्ली। तो IARI अब कहां स्थित है? नई दिल्ली। प्रश्न आता, IARI के प्रथम महानिदेशक बनाए गए डॉक्टर नहीं, बी विश्वनाथन। देखो लिखा है वहां, उसके बाद भी गलत बोलते हो तो घर जाके पढ़ा तो होगा कि इतिहास। पेज नंबर 36, 35। हाँ, तो आगे का भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोले नहीं, आप जो छोड़ दोगे वो हम भी छोड़ देंगे। तो डॉक्टर बी विश्वनाथन IARI के प्रथम महानिदेशक बनाए गए, है ना। फिर 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? SBI, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर, है ना। और इस SBI में 2 साइंटिस्ट थे, बार्बर और वेंकट रमन, और उन्होंने क्या किया? गन्ने का नोबलीकरण। ये पढ़ाया था क्या मैंने तुमको? तो गन्ने का नोबलीकरण कहाँ हुआ बेटा? कीट प्रतिरोधी गन्ना कहाँ तैयार हुआ? SBI। और किसने किया था? वेंकट रमन। फिर 1926 में ब्रिटेन के शाही खानदान के 3 लोग लॉर्ड लिनलिथिगो की अध्यक्षता में भारत आए। इनको रॉयल कमीशन का नाम दिया गया, रॉयल आयोग, है ना। ये 1926, 27, 28 3 साल तक घूमे और 1928 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना की गई नई दिल्ली में। इसको कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब यहाँ पे अंग्रेजी में तो हमारे समझ में आ जाता है कि ICAR मतलब ICAR और IARI मतलब IARI, पर हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो ICAR में परिषद आता है और IARI में संस्थान। याद रखना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मतलब IARI। एक की स्थापना 1905 में है और दूसरे की 1926। इसलिए 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? ICAR दिवस मनाया जाता है ना। ICAR की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई?
रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई, है ना। आईसीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अब आईसीआर बना तो 1929 में, है ना। इसका अध्यक्ष बनाया गया मोहम्मद हबीबुल्लाह। किसको बनाया गया बेटा? तो आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह, 1929। पर जब अपन आजाद हो गए, संविधान लागू हो गया, 15 साल और गुजर गए, तब समझ में आया कि अध्यक्ष तो नेता आदमी होता है। किसी संस्थान को चलाने के लिए एक वैज्ञानिक की आवश्यकता होती है, जिसको अपन डायरेक्टर कहेंगे। तो 1965 में पहली बार आईसीआर में नई पोस्ट बनाई गई, जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। और 1965 में डॉक्टर बीपी पॉल को आईसीआर का पहला डीजी यानी महानिदेशक बनाया। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। अध्यक्ष अलग आदमी होता है, डायरेक्टर अलग आदमी होता है ना। तो पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने बेटा? डॉक्टर बीपी। अभी वर्तमान में है डॉक्टर हिमांशु पाठक। पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। तो वर्तमान अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय कृषि मंत्री रहते। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, है ना। पहले एमपी के मुख्यमंत्री थे, अब क्या है? कृषि। देखो ये अभी इसके पहले कौन थे? अर्जुन मुंडा। अब ये स्लाइड में बार बार चेंज करना पड़ता आपने, नहीं चेंज करो बच्चे गलत ही याद कर ले। ये थोड़े दिन के लिए बने मुंडे जी। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है बेटा? शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री। हो सकता है एग्जाम तक फिर बदल जाए। दोनों इंपॉर्टेंट लगा लिया तुमने? आईआरआई, एसबीआई और आईसीआर। फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। 1947 में इसको केंद्रीय बैंक बना दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है बेटा? एसबीआई का क्या काम है? मुद्रा नीति बनाना, नोट छापना, बैंकों पर नियंत्रण रखना और सरकार को मौद्रिक सलाह देना। ठीक है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर करते हैं। नोट पे किसके साइन होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के, राष्ट्रपति के नहीं होते बेटा। किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर। 1950 में योजना आयोग बना। ये तो बताया था मैंने तुमको, जो बाद में जाके क्या बना दिया अपन ने? नीति आयोग। 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना और 53 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये पहले बीएचयू में पूछे गए प्रश्न है ना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टॉपिक के क्वेश्चन है ये, बीएचयू में पूछे जाते थे, कृषि से संबंधित योजना। 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया, जिसका नाम था जीबीपीयूटी पंतनगर। कहाँ खोला गया? पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में, है ना। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है बेटा? है ना। भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है बेटा? भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, मणिपुर। कौन सा बेटा? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सीएयू, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इम्फाल, मणिपुर। ये 1993 में बना था। तो केवल एक शब्द का अंतर होने से आंसर चेंज हो जाता है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? जीबीपीयूटी, 1960 में बना। इसको हरित क्रांति की जन्म स्थली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हरित क्रांति की जन्म स्थली किसको कहा गया है? जीबीपीयूटी पंतनगर। और भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इम्फाल, मणिपुर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इम्फाल, मणिपुर। लिखा? चलो, जीबीपीयूटी। ये कौन है? ये जीबीपीयूटी का
लाइब्रेरी खाली, एक बिल्डिंग थोड़ी है वहां, 150 से ज्यादा बिल्डिंग, 12,466 एकड़ में फैला हुआ है। हाँ, ये खाली लाइब्रेरी। ये कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति के जन्मदाता। ये तो बता दी मैंने, हरित क्रांति पढ़ा दी तुमको मैंने। मैक्सिकन बोनी जातियां भारत में कब आई? 1963 में। कौन लेके आया? नॉर्मन बोरलॉग। कौन लेके आया बेटा? हाँ, और कौन लेके आया? तो ये कौन है बेटा? नॉर्मन बोरलॉग। और ये कौन है? MS स्वामी। अरे यूं अच्छा नहीं लगता, गोरा गोरा आदमी यूं अच्छा लगता। वो तो अच्छा रहा, मैंने वो वाले नहीं बनाए। देखो ये क्षेत्रीय सलाहकार। अरे ये बोर्ड जो है ना, रिस्पांस नहीं देता ठीक से। रेड अच्छा दिखता है ना? तो ये है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग रेड्डी। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का। अच्छा देखो, ऐसे काम करो तो एक को भी नींद नहीं आ रही, एक भी नहीं है। वो गायब हो गए प्रजाति। इधर किसका फोटो था बेटा? नॉर्मल। चल, इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला बेटा? शांति के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? अब यूं मत सोचना कि इनकी वाइफ का नाम शांति था। ये कौन है रे? और है? हाँ, ये टोपी वाला खड़ा हो जा बेटा। तूने नहीं बोला? मम्मी की कसम। चल बाहर चले जा, खड़ा हो जा। नहीं, तू तेरा दूसरी बार सॉरी है, खड़ा हो जल्दी। तो फर्स्ट बार तू मर्डर कर देगा, 10 साल से कहना फर्स्ट बार ही तो है। जल्दी खड़ा हो। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है बेटा? और धान का? और कोदो का? नहीं आता ना? फिर क्या करूं मैं तेरा? मैंने कल होमवर्क दिया था, जो नहीं बताएगा उसको भगा दे। चल, रागी का उतर, रागी का। ये भी नहीं आता, खाली कमेंट करना आता है बस। क्या नाम है तेरा? तुम्हारा मेंटर समीर सर है ना? ठीक, क्या नाम बेटा तेरा? अरे वो ही बोलेगा, बोल, जोर से बोल थोड़ा। अनुराग। ठीक है। अच्छा बता, रागी का नाम क्या है? प्रोसो मिलेट का? चीना, चीना। नहीं आता? फिर मैं तो भगा देता हूँ, जब याद हो तब आना। थोड़ी तो शर्म कर यार, अभी तेरी उम्र कितनी हुई है? अभी से शांति बुलाने की बात कर रहा है। तक मालूम है इस बात का अर्थ क्या है? अब वो वहां खड़ा रहेगा ना हेड ऑफिस में, तेरी सारी ठंड उड़ा दे, 1 साल भर की इकट्ठी। भेजो उनके पास।
बोल जल्दी बोल, हाँ या नहीं। नहीं भेज, बैठ जा। अब तेरी एक भी आवाज सुनाई दी ना इस क्लास में साल भर में, मैं तेरे जीवन शांति भंग कर दूंगा। बैठ जा। करवा ली बेइज्जती, इसलिए चुप ही बैठना था। चलो, कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला बेटा? अमन और शांति। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद आ जाए कि सर ने कहा था कि इनकी वाइफ शांति नहीं, शांति क्षेत्र। अब वो सोच रहा है सर मजे ले रहे हैं, अपन भी ले लेते हैं सर के थोड़े मजे। वो कहाँ गया तुम्हारा टॉपर? तो यहाँ बैठा रहता है ना ये, उसकी आवाज अलग ही आती है जो। ये कौन है बेटा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के कौन है बेटा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने 1947 में तमिलनाडु से, कहां से बेटा? कोयम्बटूर से इन्होंने बीएससी की। कब की? मूछ बना दो। जब देश आजाद हुआ तब ये बीएससी हो चुके थे, फिर इन्होंने एमएससी की, है ना। फिर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन चले गए पीएचडी करने, है ना। कहाँ चले गए? फिर वहां से जब पास आउट हुए तो फिर सिमेट के डायरेक्टर बने, IRRI मनीला फिलीपींस के डायरेक्टर बने, है ना। एक और कोई सा संस्थान बेरूत लेबनान, वहां के डायरेक्टर बने। फिर जब इन्होंने पूरी दुनिया देख ली तो फिर ये वापस भारत शिफ्ट हो गए। इनको अपने जीवन में 1100 से भी ज्यादा पुरस्कार मिले हुए, छोटे बड़े मिला के। इन्होंने सब पुरस्कार जो थे उनको नीलाम कर दिया, और जो पैसे आए उससे एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन बनाया, ताकि बच्चे वहां रिसर्च कर सके खुद के पैसों से। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष बनाए गए 2004 में सरकार के सलाहकार। इन्होंने किसानों के हित के लिए 6000 पेज की रिपोर्ट तैयार की, और इन्होंने ही कहा है कि किसानों को लागत मूल्य का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। तो जितने किसान आंदोलन होते हैं वो सब यही होते हैं कि स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू किया जाए, उन्होंने जो कहा था वो कर दो, हमारा भला ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये वो आदमी है जिसने पूरे देश को भूखे मरने से बचाया है। अब्दुल कलाम के बाद इन्हीं का नंबर है, और हो सकता है अब्दुल कलाम के पहले इनका नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, हैं। एक जमाना था जब गेहूं की उत्पादकता भारत में 648 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 6.5 क्विंटल गेहूं होता था। कितना होता था? और जो गेहूं होता था वो भी लॉजिंग की वजह से गिर जाता था। इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग से मदद मांगी कि हमारे लिए भी बोना गेहूं दो। उन्होंने कहा तुम्हारा रिसर्च कौन करेगा? बोले मैं करूंगा। फिर इन्होंने डॉक्टर B.P. पॉल ने, डॉक्टर K.C. मेहता, डॉक्टर Y.L. नेने, है ना, वो सब एक ही जगह पे थे एक ही समय पे पंतनगर, और वहां पे हरित क्रांति लेके आए। तो इनको नोबेल प्राइज तो नहीं दिया, इनको दिया गया प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार। कौन सा दिया गया बेटा? 1987 में FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ना। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने 1987 में विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब तो बहुत सारे भारतीयों को मिल गया, इसका एक चार्ट भी बना रखा है मैंने, विश्व खाद्य पुरस्कार। इसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया गया, 2014 में डॉक्टर संजय राजाराम को दिया गया। चले आगे बेटा। फिर राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई, अच्छे बीजों के भंडारण एवं परिवहन के लिए, वितरण के लिए 1963 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बेटा? भारतीय खाद्य निगम। दिक्कत क्या आती है कि जब भी अकाल पड़ता है, किसान क्या करता है कि फसलें उगाता है और बेच देता है,
और अपना घर चलाता है। पर देश अगर मुसीबत में आ जाए, मान लो कोविड 2-3 साल और रह जाता, ज्यादा हो जाता और अपन गेहूं नहीं उगा पाते, तो ज्यादा लोग कोविड से मरते, ज्यादा लोग भूख से मर जाते, पूरा देश ही नष्ट हो जाता। 140 करोड़ लोग भारत में मर जाते, कितनी बड़ी बात है। तो ये बात सरकार को पहले से पता थी, है ना। तो उन्होंने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। ये क्या करती है कि जब उत्पादन आता है तब खरीदती है और उसको भंडारित करके रखती है। कितना अनाज भंडारित करती है? जितने पूरी जनसंख्या के 3 वर्ष का भोजन हो, इतना अनाज। मतलब 3 साल तक अगर भारत में गेहूं का एक दाना भी नहीं हो तो भी अपन भूखे। इतना अनाज किसके पास है? सरकार के पास या भारतीय खाद्य निगम के पास। तो वो जो भंडारण है उसको कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं बेटा? बफर स्टॉक। अब अपने को 10 लाख टन अनाज चाहिए या 10,000 टन अनाज चाहिए, तो ये 3 गुना खरीदती है। 1 साल का 10,000 टन, तो 3 साल का 30,000 टन। अभी एक साथ खरीद लेगी तो एक साथ खराब हो जाएगा, तो ये 1/3 खरीदती है। 1/3 मतलब 1 साल का इस साल खरीदा, 1 साल का अगले साल और 1 साल का फिर अगले साल। 3 साल में कितना हो गया? 3 साल जितना अनाज। चौथे साल में फिर 1 साल का खरीदती है और ये 3 साल पुराना गरीबों में बांट देती। 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। अब तो फ्री में बट रहा ना प्रधानमंत्री अन्न योजना। तो वो कंट्रोल का गेहूं सस्ता क्यों होता है? वो 3 साल पुराना होता है ना। अगर वो नहीं बांटेंगे गरीबों में तो उसको समंदर में फेंकना पड़े, खराब हो गया उसको। तो इसलिए गरीबों को बांट देते हैं, तुम खाओ और जियो आराम से। तुम क्या सोच रहे हो? नया ताजा गेहूं देते हैं गरीबों को। तो बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता है? भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई। इसमें नौकरी लगती है एग्रीकल्चर वालों की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, है ना। बहुत सारे लगे हुए हैं। अब राजस्थान के तो मुझे आइडिया नहीं है, पर एमपी के तो करीब करीब 60-65 लोग लगे हुए मेरे पहचान के, है ना। पूरे भारत में इफको में, इसमें एफसीआई में, सीडब्ल्यूसी में, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी नौकरी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, राज्य सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पे नौकरी लगती है, शुरू में तनख्वाह रहती 45-50 हजार रुपए। फिर 2 साल बाद जब वो मैनेजर बन जाता है तो तनख्वाह हो जाती है 85-90 हजार रुपए। फिर 1-2 साल बाद 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख बढ़ती ही जाती है ना। और एक आदमी के अंडर में 1-1, 2-2 गोडाउन। यहाँ पे जो अनाज आता है वो ट्रेन भर के आता है, ट्रक वर्क से कम आता है, डायरेक्ट काय से आता है? ट्रेन से। तुम सोचो किसी कंपनी ने ट्रेन भर के गेहूं भेजा, तुमने जाके मॉइस्चर चेक करा और कह दिया कि नहीं 10 से 12% होना चाहिए, तो 13%, हम नहीं लेंगे, वापिस ले जाओ ट्रेन। नहीं समझे? तो बड़े लेवल पे ही काम करो, छोटे मोटे आदमी से बात भी नहीं करो। सब ठीक है, कैसा। अब 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना भी चालू हुई थी, ये छोड़ दो। HYD, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। फिर हरित क्रांति कब आई बेटा? 1966-67 में। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो। वैसे तो पूरा ही पढ़ना चाहिए इतिहास को, पर तुम्हारी मुझे नहीं लगता इतनी कैपेसिटी है ना। हम लोगों ने तो पूरा ही पढ़ा, जब 12वीं पास हुए थे तो इतना ही पढ़ा, ऐसे भी ज्यादा पढ़ाया था। जब हम लोगों ने सिंचाई पढ़ा तो तुमसे डबल पढ़ा था। हमको बीएससी एजी में कोई तकलीफ ही नहीं आई जिंदगी में। पर तुम्हारी समस्या क्या है? तुमको केमिस्ट्री इतना पढ़ना पड़ता है, तो तुम उसके चक्कर में एग्रीकल्चर कम कर देते हो। फिर पता चलता है कि जो सीयूटी में फर्स्ट रैंक लाया उसके एग्रीकल्चर में कम नंबर आए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज्यादा नंबर आए। पर जब वो जीबीपीयूटी गया तो उसको समझ में आया कि वो पाइप केमिस्ट्री वहां कुछ काम में नहीं आ रही है। क्या काम में आएगी तुम बताओ? पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले तो अपने को यही कहेंगे, केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट कोई विशेष दुनिया में बना ही नहीं। हाँ, तो वो तो हर टीचर यही कहना चाहता है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि एग्रोनॉमी बहुत, मैंने तो यही कहा कि जितना जिससे फल मिलता है उस पर उतनी मेहनत करना चाहिए। अब तुम सोचो 65 बच्चे 200 में से 200 लाए और जिसकी फर्स्ट रैंक लगी वो 200 में 200 एग्रीकल्चर में नहीं लेके आया। वो तो अच्छा है केमिस्ट्री पेपर थोड़ा सा इजी आ गया तो केमिस्ट्री ने उसको सपोर्ट करा। अगर थोड़ा सा इधर उधर खसक जाता लेफ्ट राइट तो
सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लेफ्ट राइट हो ही नहीं सकता, अपन ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। अरे इतना एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर चारों तरफ से घेर देते हैं, कहीं से पूछ ले। और केमिस्ट्री तो चारों तरफ से घेरना, उसके लिए तो बच्चे 11th-12th में पीसीएम पीसीबी लेते हैं, वही बच्चे सीयूटी में फाइट करते, वही सब्जेक्ट वही पेपर। पहले तो अलग अलग होता था कि आईसीआर अलग से पेपर बनाता था, तो आधे बच्चे छोड़ देते थे कि अपने खेल लेना देना, आईसीआर जाना ही नहीं एग्रीकल्चर। अब तो 5-6 सब्जेक्ट लेने की आज़ादी है, तो आईसीआर को सिर्फ क्या बनाना है, एग्रीकल्चर का पेपर, क्योंकि बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का तो नीट वाले ही बना देते हैं। मतलब सीयूटी में जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो सबके लिए केमिस्ट्री का है, जो बायोलॉजी का है वो सबके लिए बायोलॉजी। वो कहीं पढ़ रहा हो, कोई सी भी तैयारी कर रहा है, अगर उसने सीयूटी में एग्जाम में बैठा है, देखो एक है फिजिक्स और एक है मैथ्स। अब जो पीसीएम वाला है वो ये तीनों पेपर दे देगा, जो एबीसी वाला है वो ये तीनों दे देगा, और जो पीसीबी वाला है वो ये तीनों दे देगा। मतलब केमिस्ट्री तो तीनों की एक है। अपन अंतर कहाँ पैदा कर सकते हैं? बायो वाला बायोलॉजी में 200 में 200 लाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो तो अपने से पीछे रह गया। मैथ्स वाला मैथ्स में 200 में 200 लाए ऐसा जरूरी भी, वो भी अपने से पीछे रहे, क्योंकि केमिस्ट्री में उनके बराबर भी लिया है तो भी पीछे रह जाएंगे। कब? जब अपना कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। अपने यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, अपने बच्चे ध्यान नहीं देते। बच्चों को लगता है एग्रीकल्चर तो हमको आता है, तुम बताओ कितना आता है? कुछ भी नहीं आता, फिर भी पढ़ते हो तुम? नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है ना। हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा, हमने बीएससी एजी भी करा, एमएससी एजी भी करा, और हमको इतना अनुभव भी है जिंदगी में पढ़ाने का, और हमने दो तरह के बच्चे देखे, एक वो जो टीचर्स की बात मान लेते हैं, और एक वो है जो भटकते रहते हैं। वो इससे पूछेंगे, 15 दिन बाद उससे पूछेंगे, 10 दिन बाद उससे पूछेंगे, 10 दिन बाद उससे पूछेंगे, वो एक गुरु बनाते ही नहीं। वो अपने पड़ोसी से पूछ लेते तुझे क्या लगता है, और फिर आखिरी में जब कोर्स खत्म हो जाता है तो ये कहते हैं सर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अभी बहुत सारे मेरे पास रोज केस आने लगे, अब 6 महीने हो गए ना पढ़ते पढ़ते, अब केस आना शुरू हो जाएंगे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझना है उसमें? तुम बताओ क्या समझना है? अरे पहले तो 600 आते थे, अब तो 750 एग्रीकल्चर हो गए, 50। बताया होगा ना सर ने, 50 में से 50 एग्रीकल्चर आएंगे, तो फायदा हुआ नुकसान? फायदा हो गया। पहले तो 40 ही कर पाते थे, अपने भले 50 आ रहे तो भी 40 ही कर पा रहे, अब कितने आ गए? तो ये 50 आ गए, ये लो 750 नंबर आ गए, नहीं आए? बोले 250 आएंगे खाली। डायरेक्ट 750 कैसे लाओगे तुम बताओ मुझे? बोले आप जो लिख रहे हो हम तो यस सर बोलने के लिए ही बैठे हुए हैं खाली, हमको ये लग रहा है आप बता रहे हो तो इम्पोर्टेंट ही होएगा। सोचो, ऐसे सोई हुई जनता है पाई जाती है एग्रीकल्चर, और ये आदमी तो पता नहीं कब से गायब था, आज ही दिखाई। कहाँ गया था तू? ये तेरा पड़ोसी रोज आता है। कौन से रोज? शुक्रवार शुक्रवार। फिर बायोलॉजी में भी कितने आ गए? 50। भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 3-4 बार रिवीजन करो पूरे ही आ जाता है, ये भले कितना ही बड़ा हो तो भी आ जाता है। भले 2000 पेज का बायोलॉजी पढ़ा है ना तो भी याद आ जाएगा वो एग्जाम में, क्योंकि इसमें जो होता है वही होता है, इधर उधर कुछ होता ही नहीं है, कुछ निकालना ही नहीं है, कुछ डालना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। एग्रीकल्चर में सोच सकते हैं खेत में पानी भरा रहेगा तो तापमान बढ़ना संभव नहीं है, जैसे जैसे मृदा में नमी की मात्रा बढ़ती है उसमें विद्युत चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध कम होता जाता है। बहुत कुछ सोचना है कि पानी ज्यादा दे दिया जड़े गहराई में नहीं जाएगी, लिखाया नहीं जाता है पर ये सब पता होना चाहिए। बायोलॉजी में ऐसा कुछ भी जो होता है जो होता है, जो नहीं होता है वो, और कभी ना तो इधर होता है ना अपवाद भी नहीं पाए जाते हैं ज्यादा। केमिस्ट्री में तो अपवाद अलग है कि ये यहाँ नहीं होगा और वो वहां नहीं होगा। तो बायोलॉजी से अच्छा मेरे को कोई सब्जेक्ट लगता ही नहीं इस दुनिया में, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतने नंबर दे। तो कम से कम
ये मान के चलो कि 50 में से 45 तो तुम कर दोगे, 40 कर दोगे। अब कितने हो गए ये? 450 तो हो गए। ये हो गया सिलेक्शन। और क्या? अरे सीयूटी में आखिरी सिलेक्शन कितने नंबर पे हो पिछले साल? 250 वालों का भी हो गया सिलेक्शन, 250 वालों का भी हो गया है। मतलब 600 में से 250 तो आधे से भी कम होते हैं ना, ये आधे से तो ज्यादा है। इतना आसानी से ही होता है, तुम कठिन कर लेते हो। फिर बचा क्या? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को मैंने ध्यान से देखा, लगभग 30-35 टॉपिक है तुम्हारे, और एनटीए ने कह रखा है सिर्फ 12th का ही आएगा, इसके अलावा हम कुछ पूछेंगे ही नहीं। उन्होंने कब से ही कह दिया, 3 साल हो गए। एनटीए ने कह रखा है कि 12th की एनसीईआरटी की बुक के बाहर हमारा पेपर नहीं जाएगा। कहा कि नहीं कहा? टीचर्स ने भी अपने को बताया कि नहीं बताया? अब तुम बताओ, जब एक इतनी मोटी किताब पढ़ना है, देखिए 12th की एनसीईआरटी दो है। हाँ तो इतनी इतनी मोटी 2 ही पढ़ना है। अब उसमें मुझे बताओ, अरे 3 होगी 10 होगी, पर पढ़ना 12th ही है ना। जो बच्चा 12th में पढ़ता है वही पढ़ना, 11th वाली तो नहीं पूछ रहा ना सीयूटी में। 1 2 3 टॉपिक ही है बेसिक वाले। तुमको कुछ बताया कि नहीं केमिस्ट्री वालों ने? क्या बताया? परमाणु संरचना तो पढ़ना पड़ेगा, पर सीयूटी के एग्जाम में तो क्या आएगा, यूं पूछ रहा हूँ। 12th के टॉपिक आएंगे ना, तो रिवीजन किसका करना है, मेहनत क्या करना है, जो एग्जाम में आएगा। अब पिछले साल के सीयूटी का पेपर उठा के देख लेना, उसमें न्यूमेरिकल गिन लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। अभी अपनी समस्या क्या हो रही मालूम? कि अपने को दिन में 12 घंटे पढ़ाई का समय अगर मिल रहा है, तो अपन 12 में से 10 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट खत्म हो गए, उनको 2 महीने से हाथ ही नहीं लगाया। टाइम क्यों नहीं मिलता है? कहाँ जाता है टाइम? हाँ तो वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, टाइम जा कहाँ रहा है? मुझे बताओ, मैंने कल तुमको कितना पढ़ाया था? खाली वनस्पति के नाम। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, आधे पौन घंटे ज्यादा उसको पढ़ ही नहीं सकते हो। पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। अभी आज इतना इतिहास पढ़ाया, कितने दिन लगेंगे इसको पढ़ने में? 15 मिनट 10 मिनट ब्रेक में ही पढ़ लेता आदमी एग्रोनॉमी। सब होता है याद, क्यों नहीं होता है? एक ही दिन में थोड़ी याद हो जाता बेटा। उसको आज पढ़ो, कल भी पढ़ो, परसों पढ़ो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसको धक्का दे दे के दिमाग में थोड़ी घुसेगा। और ज्यादा समस्या वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, जिनको याद होता है उसी का सिलेक्शन होता है, जिसको समझ में आता है उसी का सिलेक्शन होता है। जिससे पढ़ाई होती है, एग्जाम ही इसलिए ली जाती है। उनको मालूम है एग्जाम का पेपर बनाने वालों को कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेहनत नहीं होती है, जिनको समझ में नहीं आता है, जिनसे याद भी और जो करना भी। ये चारों प्रकार के लोगों का सिलेक्शन। अब बताओ, याद होता है कि नहीं होता है? वेरी गुड। हाँ देखो, जो सच है उसको अपन बदल सकते हैं क्या? नहीं है। तो सच यही है कि जिसके समझ में आता है, जिसको याद होता है, जिससे मेहनत होती है, उसका सिलेक्शन होता है। अगर अपने से नहीं हो रहा है तो करने की कोशिश करो। अपने ससुराल वाले थोड़ी है क्या? हाँ, अपने स्पेशल नई गादी नहीं बिछाएंगे, वो तो कांटे बिछाएंगे। या जिसके पैर में कांटे गड़ते हैं, जिसको दर्द होता है वो मत आना सिलेक्ट होने, जिसके नहीं होता वही आना। मजबूत आदमी चाहिए देश चलाने के लिए। रोने गाने वाले लोगों की देश को कोई आवश्यकता कहीं भी नहीं। बहाने कोई भी नहीं सुनना चाहता है, सिर्फ काम देखना चाहता है। जिंदगी में याद रखना, बहाना बनाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। कोई पूछे 12वीं में कम नंबर क्यों आए, तो उससे कहना कि उस समय पढ़ाई नहीं की इसलिए कम आए।
यूं मत कह देना कि पढ़ता तो बहुत था पर मुझे याद नहीं रहता था, वो मंद बुद्धि लिख के कैंसिल कर देगा मामला। समझे कि नहीं समझे? कोई पूछे कि लेट क्यों आया, बोले बहुत काम था, फंस गया था, जाम लग गया था इसलिए लेट। यूं मत कहना मेरी नींद ही नहीं खुली, नहीं तो वही इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देगा कि इस आदमी की इंटरव्यू के दिन नींद नहीं खुल रही है, क्या करेगा आगे जाके। तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो। एग्रीकल्चर वालों को अगर एग्रीकल्चर की एग्जाम दे के बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो उनको एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए। नहीं समझे? हाँ, अगर एग्रीकल्चर नहीं पढ़ पाते हैं, एग्रीकल्चर समझ में नहीं आता है, तो फिर आगे जाके कुछ खास होने वाला। ये पढ़ोगे ये आगे काम आएगा जिंदगी में, बीएससी जी इसी से निकलेगा। और नहीं तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार है उनसे पूछ लेना जो कर रहे हैं पहले से पढ़ाई, कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर कैसे पास हुए, वो यूं ही कहेंगे कि एग्रीकल्चर का नोट्स पढ़ा, वही का वही है सब। दिशा भ्रमित नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों रहते हो? बताओ क्यों कंफ्यूज रहते हो? क्योंकि अभी पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। तो ये तो बिखरा हुआ मामला है। तुम जाओ किसी दुकान में, अगर बिखरी हुई दुकान, उसने ढेर लगा रखा, आटा दाल चावल साबुन सब ढेर, तुम उससे कहो कोलगेट देना, वो आधे घंटे में ढूंढ के देगा, ये लो। बोले नहीं नहीं ये नहीं, 50 ग्राम वाला। बताओ कितना समय लगेगा उसको? उतना ही वापिस लगेगा। और व्यवस्थित जमी हुई दुकान में जाओगे, जो मांगोगे जो 1 मिनट। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने 6 घंटे की मेहनत उस दुकान को सिर्फ जमाने में की। तो अपने दिमाग में नॉलेज भी व्यवस्थित ढंग से जमा रहेगा तो तुरंत उतर आएगा, और बिखरा हुआ रहेगा तो एग्जाम में यही लगेगा कि पढ़ा तो था यार पर याद नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि दिमाग में ढंग से जमाया ही नहीं, व्यवस्थित मेहनत की ही नहीं ना। फिर कह रहा हूं मैं तुमको, याद रखना। एग्रीकल्चर में भी तुम देखो, जेईटी 2024 में 2-3 प्रश्न थोड़े ज्यादा लेवल के आए। अब एक बच्चा वो 3 प्रश्न लेके बैठा है कि सर ये प्रश्न तो आ ही नहीं रहे हैं, मैं तो बहुत परेशान। और एक ने सोचा कि ये 3 तो मैं छोड़ देता हूँ, पहले 12 याद कर लेता हूँ। कौन सिलेक्ट होएगा? 3 तो इसीलिए दिए थे कि नहीं आए। कोई भी पेपर बनाने वाला हमेशा 2-4 क्वेश्चन बाहर से देगा कि नहीं देगा? वो पूरे में पूरे आने देगा क्या? नहीं आने देगा। फिर तुम कहो सर नीट में तो आ गए। नीट में तो जांच कमेटी बैठ गई पेपर बनाने वाले पे, तो पूरे कैसे आ गए? तुम्हारे अनुभव का क्या मतलब निकला? फिर दुनिया में कोई परीक्षा ऐसी नहीं होना चाहिए जिसमें पूरे में पूरे आ जाए। समझे कि नहीं समझे? टेस्ट में आते हैं पूरे में पूरे? कभी आए किसी के आज तक भी इतिहास में? मुझे तो नहीं लगता किसी का। क्यों नहीं आए? क्योंकि बनाया ही ऐसे जाता है उसको। अपनी क्या समस्या है कि अपन पिछले 10 साल के पेपर ले लिए अपन ने, अब हर साल 3-3 प्रश्न, 5-5 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए। 3 एग्रोनॉमी में, एक एनिमल हस्बेंड्री में, एक हॉर्टिकल्चर। कितने हो गए बेटा? 5। ऐसे ही 5 किसके हो गए? बायोलॉजी के। ऐसे ही 5 किसके हो गए? जेईटी में एक साल में कितने प्रश्न हो गए? 15 हो गए कि नहीं हुए? अरे 15 हुए ना। सीयूटी में भी 15, आईसीआर में 15, बीएचयू में 15। ये कितने हो गए एक साल में? 60। और 10 साल में 600। अब अपने नोट्स में वो 600 अनजाने प्रश्न घूम रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री में पढ़े हुए, कुछ एग्रीकल्चर में पढ़े हुए। अब अपन पूरा एग्रीकल्चर अपने समझ में आ रहा, अपन ने अचानक देखा कि अरे ये 50 तो मेरे को ही नहीं रहे। कौन से 50 है? जो उस एग्जाम में इसलिए दिए गए थे कि ये किसी को नहीं बने, अपन उसको बनाने की कोशिश में लगे हुए। तो अपने मन में डर बैठ गया। नहीं समझे? मतलब मैंने मिठाई बनाई ब्याह में, तो मैंने 1 किलो मिठाई नमक डाल के ज्यादा बना दी, ताकि वो मिठाई कभी खत्म ही। और वो जो बेटी का बाप है वो मेरे से लड़ने नहीं आता, एक मिठाई कम बने खत्म ही हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? तो लोग वहां तक ही खा जाएंगे, और वो नमक वाली मिठाइयाँ छोड़ दे, मना कर देंगे कि यार ये मत ले। तो खराबन भी कहेंगे क्या पता क्या हो गया यार, खराब हो गई। वो लड़की का बाप आया, बोले देखो साहब मिठाई बची हुई है, खत्म नहीं हुई।
अब ऐसी मिठाइयां इकट्ठी कर ली अपन ने 10 साल की, और अब सोच रहे हैं कि ऐसी मिठाई खिलाओ हमको गुरुजी। तो तुम्हारे जितने डाउट्स आ रहे हैं, तुम्हारी जितनी घबराहट हो रही है, जितने पसीने छूट रहे हैं, किस वजह से छूट रहे हैं? तुम उन प्रश्न को हल करना चाहते हो जो उस समय का फर्स्ट रैंक वाला भी छोड़ के आ गया था। सही है कि गलत है? इसलिए अपन कहते हैं अरे मेरे तो डाउट आ गया। अरे डाउट कहाँ से आ गया? जो जो आया हुआ है वो देखो एक बार, उसमें निकाल दो कि ये तो आ ही नहीं सकता, आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहा है या लेवल ही इतना ज्यादा आ रहा है। अब एक प्रश्न करने में आधा घंटा लग रहा है, वो एग्जाम में आ भी गया तो नहीं करना है, नहीं करना है, उसको छोड़ना है कि तू जा भाई, इतना लंबा सवाल नहीं करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं। टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ करने के लिए डाल रखा सामने वाले। आता है जरूरी नहीं है, वो 3 घंटे में ज्यादा ज्यादा आने चाहिए। तुमको पहले भी बताया ना मैंने। एक बार मैं परीक्षा देने गया था, तो मेरे को अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस है, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया रीजनिंग का। उसमें लिखा था कि एक गोल टेबल पे 8 आदमी बैठे हुए हैं, ए के सामने बी बैठा हुआ है, बी के बाएं सी बैठा है, दाएं में डी बैठा है ना? फिर डी के सामने एफ बैठा है, फिर सी के सामने ई बैठा है। कितने हो गए? 6। जी के सामने एच बैठा हुआ, और बोला एच का मुंह पूर्व दिशा में। फिर वापस जमाए, क्योंकि यूं कॉपी घुमा दी। फिर उसने कहा कि जो डी है वो ई से 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर गड़बड़ हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? फिर बोला ए के सामने नदी है और नदी के किनारे 4 भेड़ें चल रही है, अगर एक का वजन 50 किलो है तो चारों का बताओ। तो फिर ये एबीसीडी करने का मतलब ही क्या रहा? पर अपनी आदत तो क्या, अपन मेहनती आदमी, अपन एक एक लाइन पढ़ते गए और टेबल जमाते गए। बढ़िया, अपन ने सब पूरा सेट कर लिया, सही उत्तर ला देंगे। अब कुछ भी पूछ ले भले, कौन किसका भाई है, कौन किसका मौसा जी, सब अपन ने जमा दिया वहां। और आखिरी में पूछा सामने नदी है तो नदी में 4 भेड़ें चल रही है, प्रत्येक भेड़ 50 किलो की, 4 भेड़ का भार बताओ। उत्तर तो अपन ने लगा दिया, नुकसान क्या हुआ ये बताओ? लगभग 15 से 17 मिनट लग गए ये प्रश्न। फिर अपन ने दूसरा प्रश्न देखा, उसमें अपने को चोट लग चुकी थी, तो आखिरी लाइन पड़ी, वो समझ में ही नहीं आई। फिर उसको पूरा ही हल करना था। पूरा जब देखा समझ में आया कि ये अपना प्रश्न नहीं, अपने बाप से भी नहीं होएगा। फिर उसको छोड़ा, पर क्या नुकसान हुआ? 12-13 मिनट वो भी खा गया। फिर तीसरा भी दिखा, लगता तो ऐसा ही है कि कर दूंगा, कि राम पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ जाता है, फिर पश्चिम दिशा में 25 आता है, फिर उत्तर में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, बताओ वास्तविक दूरी से कितने डिग्री का कोण बनता है और कितनी दूरी। अपन ने फिर स्केल खींची, फिर बनाया। 3 क्वेश्चन हुए, 45 मिनट निकल गए, घड़ी देखी और पेपर बंद कर दिया। अब बताओ बचे 45 में 95 प्रश्न कैसे करेंगे? 97। दूसरे दिन मेरा एक मित्र पढ़ाता था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये बैंक में पेपर सही नहीं आते हैं। बोले तेरे साथ भी वही हुआ। मैंने कहा क्या? बोले तू कोचिंग आया था क्या? मैंने कहा मैं कोचिंग नहीं करता, मैं तो खुद ही टीचर हूँ, मैं क्यों पढ़ूंगा, और तू तो मेरे से छोटा है 2 साल, तेरी कोचिंग पढ़ूंगा। बोले बैंक में 5 प्रश्न छोड़ने के आते हैं शुरू के। मैंने कहा क्यों आते हैं छोड़ने के? बोले वो बैंक वाले चाहते हैं कि बंदे को टाइम मैनेजमेंट भी आए, नहीं तो बैंक में तो इतना काम रहता है जिंदगी भर खत्म नहीं हो, तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा काम बाद में करूंगा, कौन सा पहले करना है। जिस आदमी को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता उसको बैंक रखती ही नहीं है। अब मैं पूछे तेरे को टाइम मैनेजमेंट आता है तो भगवान की कसम खा जाए आदमी, तो वो 5 प्रश्न दे के देख लेते। क्या समझ में आया? कि खूब तैयारी करो, खूब तैयारी करो, सारे प्रश्न हल कर दो, तुमको सब आता है, फिर भी अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो तुम सिलेक्ट जानबूझ के। बाद के प्रश्न देखे ना, दूसरे दिन सॉल्व कराते कोचिंग वाले पेपर, ऐसे सड़े प्रश्न थे।
अरे वो 45 मिनट में भी हो जाते सारे अगर देखते तो, पर वो हिम्मत ही चली जाती है ना। यही सबके साथ होता है एग्जाम। शुरू के 3-4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि बिल्कुल आदमी बाल नोचने लग जाता है एग्जाम में। तो याद रखो, तुम अपने आप को अपनी सीमाओं से ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हो। धनुष भी हद से ज्यादा खींचता है ना तो टूट जाता है बीच में से। तो तुम खुद को जरूरत से ज्यादा खींच रहे हो। क्यों खींच रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने तुमको कहा ना 35 फसलें पढ़ी, उनके वानस्पतिक नाम याद कर लेना। 99% चांस तो क्या है, उसी में से आएगा। फिर मुझे लगा कि आप सीयूईटी की तैयारी करें, कल कह दिया कि अनाज वाली फसलों में 7 और एक्स्ट्रा याद, तो कम जोर आया। अगर मैं फर्स्ट डे ही कह देता पीरियोडिक टेबल में जब तुम 150 एलिमेंट याद कर सकते हो, तो क्या 50 वानस्पतिक नाम याद नहीं कर सकते हो? करके आना कल। आधे बच्चे उसी समय भाग जाते। एक आदमी खींचे चलता है, 3-3 आदमी खींचेंगे तो हम लोग तो यूं कहते हैं जो आखिरी तक रुक जाता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, और वास्तव में हो जाता है। तो जरूरत से ज्यादा अपने आप को लोड देने की आवश्यकता, फालतू परेशान होने की कोई आवश्यकता। सवाल करते जाओ, जो नहीं आए ना उन पे सब पे गोला लगा लो, और जब ये कोर्स खत्म हो जाए सर के पास जाओ और बैठ जाओ कि सर समझाओ, ये नहीं आया, आप बताओ कैसे आएगा। एक कॉपी अलग से ही बना लो डाउट की। 5 आज ले गए, 5 कल, 5 परसों, 5 परसों, एक दिन ही आएगा, सर ही कह देंगे कि ये नहीं आएगा बेटा, रहने दे यार तू तो। फिर क्यों दे रखे नोट्स में? क्योंकि फर्स्ट रैंक भी तो यहीं से लाना है ना। अपन चाहते हैं कि दुनिया में अगर किसी और जगह मिल जाए तो फिर अपने पास भी मिलना चाहिए। तब तो अपन टीचर, नहीं तो काय के टीचर। तो हम हमारी इज्जत बचाने के लिए डाल रहे हैं नोट्स में। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो तुम में से ही कोई आ जाएगा, सर ये 10 साल के आईसीआर के पेपर है, इनमें मैंने 50 क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके नोट से मैच ही नहीं खा रहे हैं। तो अपने को ये ध्यान भी रखना है इस जगह पे, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट लगवाते हैं कि पहले ये याद करना है, और ये तो याद करना ही है। जब ये याद हो जाए तो फिर और पढ़ने के लिए बाकी का पूरा मैटर अपन ने दे रखा है। तुम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट छोड़ते हो और पूरा चार्ट याद करने की कोशिश करते हो, तो फिर तो परेशान होना ही। फिर टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ होता है। हाँ,